हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के आगमन। और फ्रांसीसी कंपनी को देखेंगे क्योंकि फ्रांसीसी जो कंपनी है वो भारत में सबसे अंतिम आती है। जो भी यूरोपीय कंपनी भारत में आती है उस सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी आती है। और भारत में यहाँ पर बहुत ही कम ही समय में बहुत ही बड़े भाग क्षेत्र पर एक तरह से वहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और यहाँ पर इंग्लैंड से बहुत बार इंग्लैंड से दो दो हाथ कर बैठे। और इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो कंपनी है एक दूसरे के बीच अपना युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि उनका जो भी उद्देश्य क्या था उन लोग आने के बाद कि हम यहाँ पर कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं और अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बनाएं ताकि बहुत लंबे समय तक हम व्यापारिक लाभ कमाएं। तो ये दोनों के बीच में वैश्विक स्तर पर उनका ये प्रतिद्वंद के रूप में थे और यह युद्ध चलता था। और यही कारण था कि उनको भारत के साथ साथ यूरोप में और अमेरिका में भी युद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे कैसे यहाँ पर आते हैं फ्रांसीसी कंपनी स्थापना करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन से उनका युद्ध होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि इसकी स्थापना पहले देखते हैं कंपनी का, फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना को लेकर। तो देखिए फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स था। और इस कंपनी की स्थापना हुआ था वहाँ के फ्रांस एक सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था लुई 14वें। तो लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में एक प्रधानमंत्री उनके दरबार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि राजा दरबार में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। तो उन्हीं में से जिनका नाम था कोलबर्ट। और कोलबर्ट वहाँ के प्रधानमंत्री और कभी कभी इनको वित्त मंत्री भी कहा जाता है। कहीं किसी किताब में वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री लिखा जाता है, अधिकांश जगह देखा जाए तो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री कोलबर्ट थे और उन्हीं के द्वारा इस कंपनी का स्थापना हुआ था। स्थापना हुआ। इसके साथ ही देखा जाए तो जो फ्रांसीसी कंपनी है इसकी विशेषता जो है और अन्य जो यूरोपीय कंपनी की विशेषता से अलग है, क्योंकि यह कंपनी जो पूर्णतः यहाँ सरकारी कंपनी है, क्योंकि यहाँ सरकार द्वारा, वहाँ फ्रांसीसी जो सरकार है, जो शासक है, उसके द्वारा ही यह स्थापित किया गया। तो इस तरह से इसका कहा जाए कि विशेषता क्या रहा, इसकी प्राकृतिक क्या रहा, तो यह कंपनी क्या स्थापना हुआ, यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। और क्योंकि इससे पहले जो भी कंपनी आई, जैसे ब्रिटिश कंपनी आई, तो क्या थी, वो पूर्णतः निजी कंपनी थी। और डच कंपनी वह संयुक्त पूंजी पर आधारित कंपनी थी और यह कंपनी सरकारी कंपनी थी। तो आगे देखेंगे कि सरकारी कंपनी थी तो इसका परिणाम भी होता है कि जो यहाँ पर विफलता होता है फ्रांसीसियों का, उसका मुख्य कारण में से एक कारण ये भी रहता है कि वह सरकारी कंपनी है। क्योंकि सरकारी कंपनी जो होता है वह उसका कार्य करने की पद्धति कुछ अलग होता है, उसका नीति लेने में समय लगता है और अपने जो भी अधिकारी उनके महत्वाकांक्षा में भी टकराहट हो जाती है, जिसकी वजह से नीति लेने में जो भी, इसलिए यहाँ पर विफलता कारण ये भी हो जाता है। तो देखते हैं कि इस कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हो जाता है। तो उसके बाद भारत में इसकी आगमन होता है फ्रांसीसियों का 1667 ईस्वी में भारत में आते हैं। भारत में आगमन होता है फ्रांसीसियों का और 1668 ईस्वी में भारत के जो सूरत क्षेत्र है वहां पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी का स्थापना करते हैं। और अगले साल 69 ईस्वी में 1669 ईस्वी में भारत की जो दक्षिण भारत है वहां मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी स्थापना करते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने माहे के क्षेत्र, चंद्रगिरी और पांडिचेरी का क्षेत्र पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। और शुरू में तो अपना आते ही अपने सूरत में अपना व्यापारिक कोठी बनाया और यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पांडिचेरी का स्थापना किया 1673 ईस्वी में, उसके बाद वहां पर जाकर अपना मुख्य रूप से मुख्य व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं और वहीं पर अपना उसके बाद व्यापार अपना करते हैं। इस तरह से 1668 ईस्वी में अपना प्रथम व्यापारी जो केंद्र खोलते हैं, प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में करते हैं।
और 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में करते हैं। और आगे चलकर देखा जाए तो इनका जो नियंत्रण वाला क्षेत्र था तो चंद्रगिरी, माहे, पांडिचेरी, इसके साथ साथ जो सूरत है और उसके बाद मछलीपट्टनम, इन सभी जगह पर, इसके अलावा और भी है, आदि लिखे दिया जाए। मुख्य रूप से जो क्षेत्र इन पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। तो यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे अपना व्यापार करने लगे, अपना व्यापारिक लाभ लेने लगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश से कहीं ना कहीं इनका टकराहट होता है और वही का जो प्रतिफल होता है आगे चलकर इनका कर्नाटक युद्ध में तब्दील हो जाता है। और कर्नाटक का युद्ध जो होता है उसका कारण केवल भारत में नहीं था, भारत के बाहर कारण था, उसके साथ ही भारत में इसका युद्ध होता है। तो देखते हैं जो इस पांडिचेरी नगर है इसकी स्थापना कब होता है। इसकी स्थापना 1673 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं जिनका नाम देखिए यहाँ पर फ्रैंकोइस मार्टिन, इन्हीं के द्वारा 1673 ईस्वी में पांडिचेरी नगर की स्थापना करते हैं। और फिर बाद में देखा जाए तो यहाँ पर डचों ने इनका आक्रमण करके छीन लेते हैं, लेकिन पुनः एक संधि के द्वारा इनको फिर दे दिया जाता है। इस तरह से पांडिचेरी के नगर की स्थापना फ्रांसीसियों द्वारा 1673 ईस्वी में किया जाता है। और उसके बाद अपना मुख्य केंद्र यहाँ बना लेते हैं पांडिचेरी में, अपना व्यापार करने लगते हैं। तब देखते हैं कि इनका ब्रिटिश से युद्ध होता है और अंतिम जो युद्ध होता है एक वानडीवास का युद्ध कहा जाता है। उसी वानडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित होते हैं और यहाँ से उनका टिकट कट जाता है, यहाँ से उनका विदाई हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अब कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले तो यही है कि कर्नाटक युद्ध नाम से तो नहीं पता चलता कि किसके बीच में युद्ध लड़ा गया, और पता चलेगा बुझाएगा कि भारतीय शासक के द्वारा ही युद्ध हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन के भाग में, तो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के द्वारा लड़ा गया। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वार, इसकी शुरुआत होती है, इसका पीरियड जो रहता है वो 1746 से 1748 के बीच में रहता है। देखिए यह युद्ध का कारण जो बनता है, इसकी शुरुआत का कारण भारत में नहीं रहता है, बल्कि इसका कारण कहीं ना कहीं इसका जड़ यूरोप में था। और यूरोप में वहाँ पर क्या ऑस्ट्रिया नाम का एक क्षेत्र था, वहाँ पर एक राज्य था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, उत्तराधिकार के लिए वहाँ पर युद्ध होता है, जो कि 1740 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ पर भारत में उसका विस्तार, उस युद्ध का विस्तार 46 में, यहाँ पर 46 में शुरुआत होता है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और उसी में क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी और इंग्लैंड का कंपनी, एक तरह से दोनों का देश, जो दोनों कंपनी है उसकी सरकार ने एक दूसरे का पक्ष लेते हुए वहाँ पर युद्ध कर देते हैं। तो उसी का विस्तार भारत में होता है। तो सबसे पहले यही है कि प्रथम कर्नाटक वार का कारण क्या था, तत्कालीन कारण ये रहा, लेकिन सामूहिक रूप से तीनों देखा जाए कि इसका कारण क्या होगा। तो देखिए सामूहिक रूप से कहा जाए 3 युद्ध होता है, तीनों का सामूहिक रूप से कहा जाए कि क्या होगा। तो देखिए दक्षिण के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए होता है, क्योंकि दोनों कंपनी देखता है कि दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ व्यापार बहुत करने के लिए, व्यापार की युग भूमि बहुत है, इसलिए वहाँ पर अगर नियंत्रण हो जाए
आर्थिक रूप से तो हमको फायदा होगा। इसलिए हम दोनों कंपनी दोनों चाहती है कि हमको हम नियंत्रण करें तो हम नियंत्रण करें। इसके कारण से यह युद्ध होता है, कर्नाटक का युद्ध। और एक और देखा जाए कि दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कर वहां पर अगर शासक बन जाते हैं तो देखिए दक्षिण के देखिए यहाँ पर समझिए, सब कुछ नहीं रखा है, समझ जाइए क्या होता है कि दक्षिण में जो क्षेत्र है वहां पर अपना व्यापारिक एक अधिकार करना चाहते थे। दोनों कंपनी चाहते थे कि हम करें तो हम करें, तो उसी का कारण जो होता है वो कर्नाटक वार होता है। देखिए शुरू में जो यहाँ पर जो भी कंपनी आता है यूरोप का, उसका एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि उनको यहाँ से जो भी वस्तु ले जाते थे तो उनको पेमेंट करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनका धन की कमी होती थी और उसके बदले में महंगी महंगी धातु लाकर देना पड़ता था। और क्योंकि वह जो भारत की वस्तु थी वह यूरोप में उसका मांग था, लेकिन यूरोप का ऐसा कोई भी वस्तु नहीं था जिसमें भारत का मांग हो। एक तरफ से यहाँ एक तरफा व्यापार होता था, केवल यहाँ से वस्तु ले जाकर वहाँ बेचा जाता था और वहाँ से वस्तु लाकर यहाँ पर नहीं बेचा जाता था। इसलिए हर एक कंपनी को यह प्रॉब्लम थी कि हम पेमेंट कैसे करें। तो वही उनका मजबूरी था, समझिए कि शुरुआत में, कि अगर हम यहाँ पर कुछ अपना कुछ राजनीतिक मामले हस्तक्षेप करके अगर यहाँ शासक बन जाते हैं तो यहीं के राजस्व से हम अपना निवेश कर पाएंगे। तो यही इनका कारण था दो कि कर्नाटक युद्ध होता है। लेकिन हम देखते हैं तत्कालीन कारण क्या रहता है, जो कि कर्नाटक का प्रथम और सेकेंड और थर्ड वार होता है। देखिए तो इसका तत्कालीन कारण देखा जाए, इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था। मामला था उसके साथ ही इसका शुरुआत यहाँ होता है 46 में। तब इसका शुरुआत जो करते हैं ब्रिटिश एक अधिकारी रहते हैं जिनका नाम वार्नेट रहता है। उन्होंने एक फ्रांसीसी जलपोत को अपने कब्जे में कर लेते हैं। देखिए घटनाक्रम समझिए क्या होता है। घटनाक्रम तो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, नहीं तो यह याद करने में काफी सहायक होता है। तो घटनाक्रम देखते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं जिनका नाम कैप्टन वार्नेट रहते हैं, जो कि ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं। और ये क्या करते हैं, फ्रांसीसी को जलपोत को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो उसी का परिणाम क्या होता है कि फ्रांसीसी अधिकारी जो यहाँ पर डुप्ले, वहाँ का भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले रहते थे। और डुप्ले कहा जाता है उनके बारे में, वह दूरदर्शी था, आगे सोच कर निर्णय लेता था और वो बहुत ही योग्य शासक था यहाँ का। समझिए कि यहाँ जो कंपनी के गवर्नर है वो है, तो शासक कह सकते हैं या प्रशासक कह सकते हैं। तो यह यहाँ का योग्य प्रशासक था और राजनीतिक मामले में बहुत ही जानकार था। इस तरह से वह यहाँ पर डुप्ले जो कि फ्रांसीसी अधिकारी था, फ्रांसीसी गवर्नर था। और इसने जैसे ही इसके जलपोत पर नियंत्रण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो इसने एक अपने सहयोगी जो कि एक मॉरिशस में, यहाँ पे कंपनी मॉरिशस में भी कंपनी का वहाँ भी स्थापित हुआ था, तो वहाँ के गवर्नर से के पास पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हमको तत्काल रूप से हमको सैन्य सहायता चाहिए। इस तरह से इन्होंने पत्र लिखते हैं और मॉरिशस के एक वहाँ के गवर्नर रहते हैं जिनका नाम ला बुर्डोने की सहायता लेते हैं। और इस ला बुर्डोने ने एक नौसेना के पूरा सैनिक से भरे हुए नौसेना को देते हैं। और उसी के माध्यम से डुप्ले ने क्या करता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश वाले क्षेत्र था मद्रास,
तब मद्रास पर जाकर वहां पर नियंत्रण कर लेते हैं और उससे छीन लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ जो ब्रिटिश जो उस समय गवर्नर थे उनका नाम था मोर्स। यहाँ का गवर्नर मोर्स। देखिए ये अधिकारी रहते हैं, केवल यहाँ पर गवर्नर नहीं रहता है, बल्कि गवर्नर रहता है मोर्स, कैप्टन मोर्स, और फ्रांसीसी का गवर्नर जो रहता है वो डुप्ले रहते हैं। तब यहाँ पर मोर्स ने तुरंत जाते हैं भारतीय शासक के पास, जो कि उस समय कर्नाटक था, और कर्नाटक में वहां पर जाते हैं, और कर्नाटक जो नवाब रहता है उस समय अनुरुद्दीन थे। तो अनुरुद्दीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको सहायता कीजिए, क्योंकि मद्रास पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण कर दिया है और जीत लिया है। तो तत्काल ही क्या किया अनुरुद्दीन ने, एक 10,000 की सेना को बनाया और गठित किया और तुरंत ही आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं फ्रांसीसियों पर। लेकिन यहाँ पर उनका परिणाम विपरीत ही हो जाता है। देखिए क्या होता है। यहाँ का कर्नाटक का नवाब था, उसका नाम अनवरुद्दीन, और इसने 10,000 की सेना लेकर भेज देता है, इसको बोलते हैं सेंट टोमेन, जो कि अडियार नदी के तट पर पड़ता है, स्थान पर भेजता है 10,000 की सेना। तो यहाँ पर फ्रांसीसी ने कंपनी भेजता है जो कि मात्र 700 से 800 की सेना थी, और यह यूरोप के मॉडल पर प्रशिक्षित सेना थी, जिसमें कुछ भारतीय सैनिक भी थे। और उसने भी भेज देता है सेना को फ्रांसीसियों ने, और यहाँ पर सेंट टोमे स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है कि एक छोटी सी सेना ने, फ्रांसीसी कंपनी के सेना ने एक बहुत बड़ी सेना, जिसे 10,000, कहा 700-800, यहाँ 10,000 सेना को पराजित कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज को यहाँ भी पार नहीं लगा, क्योंकि भारतीय शासक से भी सहयोग लेकर उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ पर युद्ध धीरे धीरे चलता है। उसके बाद क्या होता है कि आगे चलकर एक संधि होता है, जिसको बोलते हैं, क्योंकि यूरोप में भी संधि होता है, उसी के माध्यम से यहाँ समाप्त होता है। शुरुआत वहीं से हुआ था, तो वहीं एक संधि होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सा ला सैपेल। ऑक्सा ला सैपेल की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। तो यहाँ पर परिणाम क्या हुआ कि जिससे ही अनुरुद्दीन की सेना पराजित होता है, तो यहाँ पर एक परिणाम निकलता है। कुछ यहाँ पर दोनों का कंपनी का, जो भी कंपनी यहाँ पर, उनका दिमाग खुलता है, देखता है कि यहाँ पर देखिए भारतीय शासक कितने कमजोर है, यानी भारतीय शासक के खोखलेपन की, यानी कमजोरी का पता चल जाता है, क्योंकि मात्र 700 सैनिक ही 10,000 सैनिक को पराजित करते हैं। तो इसलिए भारतीय शासक का यहाँ कमजोरी प्रकट होता है, और दोनों जो है गवर्नर, उनको लगता है कि अब यहाँ पर हम भारतीय शासक का भी पराजित कर सकते हैं। और इसके साथ एक और भी परिणाम निकला कि अगर भारतीय सैनिक को भी यूरोपीय ढंग से उसको प्रशिक्षित किया जाए, तो भी यूरोपीय जो सैनिक है उससे कमजोर नहीं है, उसके बराबर है। ये दो परिणाम निकलता है, और इस तरह से आगे शुरू होता है। इसी का कारण क्या होता है, दोनों कंपनी का जो गवर्नर रहता है उनका महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है। महत्वाकांक्षा इतना बढ़ जाता है कि सेकेंड कर्नाटिक वार का तैयारी करते हैं, मैंने कि कब फिर युद्ध करें, ताकि यहाँ पर भारतीय शासक से राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप किया जाए और यहाँ का शासक बना जाए। तो देखिए इसका मुख्य पॉइंट क्या हुआ, अगर देखा जाए प्रथम कर्नाटिक वार है, इसका क्या क्या मुख्य घटनाक्रम तो केवल याद रखने के लिए बताया गया है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखा जाए, जो प्रथम कर्नाटिक वार होता है, यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया यह युद्ध है। उसके बाद इसका तत्कालीन कारण क्या रहता है, इसका है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला था। और उसके साथ ही यह युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है, तो ऑक्सा ला सैपेल। बस इतना ही 3 पॉइंट याद रखिए और यहाँ पर काफी है। तो अब देखते हैं कि अब सेकेंड कर्नाटिक वार, उसमें क्या होता है, उसके क्या घटनाक्रम रहता है। इसकी जो
पीरियड रहता है वो रहता है 1749 से 1754। देखिए इसकी जो कारण तत्कालीन कारण रहता है उसका कोई यूरोप का नहीं रहता है बल्कि भारतीय यहाँ का कारण बनता है। इसका कारण क्या रहता है, पहले बताएं कि इसका दोनों कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ गया क्योंकि एक छोटी सी कंपनी तो पराजित हो गया था भारतीय शासक के सैनिक। तो यहाँ पर दोनों का महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है कब हमको फिर मौका मिले कि ताकि हम यहाँ पर युद्ध लड़ते और यहाँ पर शासक के रूप में हम भी निर्वाचित हो। निर्वाचित नहीं क्योंकि उस समय लोकतांत्रिक उतना नहीं था, तो इस तरह से भारतीय मामला हस्तक्षेप करने के लिए दोनों कंपनी प्रयास कर रही थी। उसी क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पर कर्नाटक, जो कभी बताए थे, कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगह पर क्या उत्तराधिकार के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाता है। यहाँ पर अभी बताए थे नवाब कौन था, अभी बताइए, अनुरुद्दीन, और इसका एक दामाद था जिसका नाम था चांदा साहिब, और इसने इसका भी महत्वाकांक्षा बढ़ गया कि अब हम यहाँ का नवाब बनना चाहें। तो इसने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अपने ससुर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर हैदराबाद में एक आसफ जहां नामक एक योग शासक हुआ करते थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर नवाब के लिए यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। शुरू में इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर नवाब बन जाते हैं नासिर जंग। नासिर जंग बनते हैं, लेकिन इनकी मान्यता नहीं देते हैं मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग रहते हैं, उनको नवाब की अनुमति मान्यता नहीं देते हैं, बोलते हैं कि हम बनेंगे। एक तरह से मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। यही दोनों कंपनी यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही थी कब यहाँ पर हमको मौका मिले ताकि भारतीय मामले में हस्तक्षेप किया जाए। तो यहाँ पर कंपनी का मौका मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी कंपनी, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी बहुत ही शक्तिशाली थी और यूरोप में सबसे बड़ी शक्तिशाली के रूप में जाना जाता था उस समय। तो इस तरह से यहाँ पर जो डुप्ले थे अपने मामले में हस्तक्षेप करते हैं, और यहाँ पर चांदा साहिब को और यहाँ मुजफ्फर जंग को अपने पक्ष में करते हैं। एक तरह से इनके सहायता के लिए ये आते हैं और सहायता करने के लिए अपना इसके पक्ष लेते हैं। उसके विपरीत क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी अनुरुद्दीन की और नासिर जंग की सहायता लेते हैं। इस तरह से यहाँ दो टोली बन जाता है। उसके बाद एक युद्ध होता है, आगे चलकर देखते हैं। तो यही जो तीनों मिल जाता है, 3-3 हो जाता है सभी पार्टी। तब यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं अम्बूर का युद्ध। अम्बूर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, 1749 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि कर्नाटक जो अनुरुद्दीन शासक था, यहाँ पर नवाब था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर मृत्यु हो जाता है तो फ्रांसिस जो यहाँ गवर्नर था डुप्ले, उसने अपने जो यहाँ पर चांदा साहिब थे उसको वहाँ का गवर्नर बना देते हैं। एक तरह से कर्नाटक का नवाब चांदा साहिब बनते हैं। और यहाँ पर एक और युद्ध होता है आगे 1 साल के बाद। उस युद्ध में नासिर जंग भी मारा जाता है। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रांसिसो ने दोनों ही जगह पर अपने अपने जो उसका मंशा था पूर्ण होता है और बैठा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो फ्रांसिस ब्रिटिश कंपनी है वो भी हाथ पांव धके बैठे नहीं थे, और उन्होंने चाल चलते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, और जैसे यहाँ पर कर्नाटक का नवाब चेंज होता है तो इसके जो पुत्र थे अनुरुद्दीन के पुत्र के नाम था मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली ने भागकर यहाँ अंग्रेज के शरण में चल जाता है, और यहाँ पर एक त्रिचन्नापल्ली एक स्थान पड़ता है, वहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो वहां पर भाग कर चल जाता है, वहां पर शरण ले लेता है।
तब क्या होता है कि चांदा साहिब ने, जो कि कर्नाटक का नवाब था, उसको यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए या उसको नजर रखने के लिए अपने सेना को भेज देता है और त्रिचन्नापल्ली को सैनिक के द्वारा यहाँ पर घेरा डलवा देता है। तब यहाँ पर एक त्रिचन्नापल्ली में एक क्लर्क के पद पर एक जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, आगे देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर भी बनता है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसको दिमाग लगाता है, जिससे यहाँ पर चांदा साहिब के द्वारा अपने सैनिक के द्वारा यहाँ पर घेरा डलवा देता है। यहीं पर मोहम्मद अली आकर बैठा था। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशर बढ़ गया ब्रिटिश का, और मोहम्मद अली का भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो गया, क्योंकि किसी भी आदमी अगर आपके घर के आसपास आगे डाल दे, भले ही वो कुछ करे या ना करे, तो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर बढ़ता है इन लोगों पर कि अब क्या होगा भाई, क्योंकि मेरा दुश्मन चारों तरफ आके डेरा डाल के बैठ गया है। तब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक किरानी के पद पर था, छोटी सी किरानी के पद पर था, और उसने एक नीति बनाई, और उस नीति के तहत क्या हुआ कि यहाँ पर विजय पाते हैं। तो क्या उसका नीति क्या था, उसने कहा कि अगर हम के ऊपर हाथ बांध के बैठेंगे तो हमको या इस युद्ध में हमको विजय नहीं प्राप्त होगा। मरता क्या नहीं करता, उसी के तहत उसने क्या किया, इसने भी एक नीति बनाया और कहा कि जो कर्नाटक की राजधानी अर्काट है, कर्नाटक की राजधानी थी किसकी, कर्नाटक की। तो अर्काट को इसने मात्र 200-300 सेना को भेजकर उसको घेरा डलवा